हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा पे फिर से मैं विनय यादव स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो हमने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस किया था, थोड़ा से हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो आपने देखा होगा कि लास्ट की जो हमारे पास क्लास थी उसके अंतर्गत कुछ हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि जो हमारी यूनिट 2 है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वो क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसके अंदर उसकी परिभाषा क्या होती है, या हमारे पास आवेश वाहक क्या होते हैं। चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अर्धचालक में छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यहाँ पे हमने फिर विलयन के बारे में बात किया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग कैसे समझते हैं। तो उनको समझने के लिए हम लोगों ने परमाणु को बनाया था और वहां पे समझा था कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। और उसके बाद हमने देखा था कि मान लो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वहां पे हमारे पास आवेशवाहक कौन होते हैं। तो वहां पे हमारे पास आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो सोडियम और क्लोराइड ये मुक्त आयन है, और ये अगर विलयन में रहेंगे तो यही इसके क्या होंगे, आवेश वाहक हो जाएंगे। उसी सीरीज में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी इस चैप्टर की, जो कि इस चैप्टर का कोर है और इस चैप्टर का नाम भी है, क्या नाम है, वैद्युत धारा। तो इस चैप्टर में हमने वैद्युत धारा की परिभाषा को देखा था। हमने 3 परिभाषाएं लिखी थी, जिसमें से एक परिभाषा है तीनों सही, लेकिन ये हाई स्कूल के हिसाब से ही, लेकिन ये हाई स्कूल के हिसाब से ही नहीं है, तो ये चीजें मतलब इंटर के हिसाब से कम सही है। फिर उसके बाद हमने आपको लास्ट की क्लास में इसके मात्रक, वीमा, एम्पीयर क्या होता है इसके बारे में, 1 एम्पीयर क्या होता है इसके बारे में बताया था। कुछ पॉइंट्स बताए थे, विद्युत धारा अदिश राशि है, सदिश राशि है, क्यों अदिश है, सदिश क्यों नहीं है ना, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो इतनी चीजों को हमने लास्ट की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जो लास्ट की क्लास थी उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा के प्रकार। अब धारा के प्रकार क्या होता है भाई, जनरली तौर पे हम लोग जो सुनते हैं धारा के प्रकार, वो सुनते हैं 2 ही प्रकार की धाराएं होती हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। लेकिन एसी डीसी तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस टाइप से धारा का प्रवाह नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कि धारा के चलने के तरीके के आधार पर धारा का प्रवाह नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समय अंतराल के आधार पे। यहाँ तो पूरा हमारे पास डीसी ही है, जब तक आप अभी इलेक्ट्रिक पढ़ोगे डीसी पढ़ोगे, जब बाद में आप जाके अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो एसी पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम लोग उसी धारा के बारे में बात करने वाले हैं, और आज इसके हम लोग प्रकार को करके चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ठीक बात है, चलिए, तो आपको पता होगा कि समय अंतराल के आधार पे, तो मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ वो किसके आधार पे भाई साहब, वो है समय अंतराल के आधार पर, समय अंतराल के आधार पर धारा के प्रकार। तो समय अंतराल के आधार पे हम लोग धारा के प्रकार करेंगे। जो हम लोग यहाँ पे समय अंतराल के बेस पे इसको डिवाइड करते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो धारा होती है हमारे पास वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है हमारे पास औसत धारा, हाँ ये शब्द को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एक हमारे पास होती है औसत धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज करंट, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। और दूसरी हमारे पास धारा होती है, उसका नाम होता है तात्क्षणिक धारा। हाँ भैया, दोनों नाम आपने सुना होगा, क्लास 11 में था गति वाले चैप्टर में। तो तात्क्षणिक धारा, और इसकी इंग्लिश होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट होता है, मतलब कि तात्क्षणिक धारा होती है। तो इन्हीं दोनों को आज हम लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इस पर बेस्ड हम लोग सवाल भी लगाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में भी आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं औसत धारा को, एवरेज करंट को। बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ऐसा खराब सा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मस्त है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे
औसत धारा के बारे में। तो धारा किसे कहते हैं हम इस बात को समझ गए हैं, लेकिन औसत धारा क्या होती है अभी हमने इसको समझा नहीं है, तो इसको हम लोग अब समझते हैं। तो औसत धारा किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से। औसत धारा क्या होता है, जब कभी भी समयांतराल की बात करेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक, 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 2 मिनट से लेके 4 मिनट तक, 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक, यहां से यहां तक एक समय अंतराल हुआ ना, यहां से यहां तक एक समय का अंतर हुआ, समय का अंतराल हुआ। तो जब समय अंतराल की बात करेगा कहीं पर, तो वहां पे हम किस धारा को बात करेंगे, औसत धारा की। तो औसत धारा क्या होती है, जब समय अंतराल दिया हो, समय अंतराल दिया हो या समय अंतराल के समय अंतराल, ऐसे लिखे, डायरेक्ट लिख देते हैं सही रहेगा। समय अंतराल में धारा का मान, किसी समय अंतराल में धारा का मान औसत धारा कहलाता है। औसत धारा कहलाता है या कहलाती है, जो भी आप बोलें सब सही है, कहलाती है, औसत धारा कहते हैं। अच्छा, औसत धारा के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, सूत्र हमारे पास होता है आई एवरेज। यहाँ पे जो मैंने एवीजी लिखा है इसका मतलब एवरेज होता है। आई एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। आप लोग जानते होंगे यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो क्या है, वो है आवेश में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, टाइम में परिवर्तन। इसी सूत्र को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इस सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, और परिवर्तन हम लोग कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा करके। तो अंतिम का मतलब Q2 है ना, तो यहाँ पे Q2 और माइनस प्रारंभिक का मतलब जो पहले, मतलब कि Q1 अपॉन डेल्टा टी का मतलब T2 और माइनस का क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा, मतलब ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, लेकिन हमने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो आई एवरेज होता है उसको मान को निकालने के लिए हम, मतलब ये 2 1 क्या, ये समय है, मतलब कि दूसरे समय पर आवेश कितना था और पहले समय पर आवेश कितना था, दोनों के मान को रख के घटा देंगे, जो मान आएगा वो हमारे पास नेट आवेश हो जाएगा, और समय अंतिम में से प्रारंभिक वाले समय को घटा देंगे, जो समय आएगा वो हमारा नेट समय हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आई एवरेज हमको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग इस पर सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है, तो आराम से देखिएगा ध्यान से। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास आता है इसी सीरीज में, तात्क्षणिक धारा। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आराम से, प्यार से। तो हमारे पास अगली टॉपिक है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा को भैया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, एक बार मैंने लिख भी दिया है बट कोई बात नहीं, TANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए यहाँ पे हम इसको जरा समझते हैं ध्यान से। देखो एकदम सिंपल सा ये भी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि समय अंतराल में धारा का मान औसत धारा कहलाती है। मतलब अगर हमें कहीं पर ये कोई परिभाषा और भाषा की इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो तो मैंने आपको समझने के लिए कि कहीं पर अगर समय अंतराल होगा तो किसी समय अंतराल में अगर हम धारा के मान को निकालेंगे तो उसका मतलब हम लोग औसत धारा को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे किसी खास क्षण पर, किसी खास क्षण पर धारा का मान, किसी खास क्षण पर धारा का मान तात्क्षणिक धारा का मान क्या कहलाता है भैया जी, तात्क्षणिक धारा कहलाती है, तात्क्षणिक धारा कहलाती है ना। हाँ, तो थोड़ा सा तिरछा हो गया है, समझिएगा। तो किसी खास क्षण पर, मतलब पर्टिकुलर के टाइम पर, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं, यहाँ पे को किसी एकदम बिंदु पर 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ऐसे बोलेगा। जब ऐसे बोलेगा तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा करंट आएगा, तात्क्षणिक करंट आएगा, तात्क्षणिक धारा आएगी, इसको हम समझते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला के बारे में बात करूँ तो देखें जरा आप लोग, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पे I और मैंने यहाँ पे लिखा INST मतलब इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास आता है डेल्टा Q और अपॉन में क्या आता है डेल्टा T। सर ये दोनों तो सेम फॉर्मूला है, और अगर दोनों सेम फॉर्मूला तो फिर दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं क्या? नहीं, अगर दो टॉपिक अलग अलग है तो उनके फॉर्मूले भी क्या होंगे, लगभग अलग ही होंगे। तो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला भी क्या है, अधूरा है। अधूरा क्या है इसमें, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ पर जो मैंने ये तीर बनाया है इसको बोलते हैं टेंस। क्या बोलेंगे, आई इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक धारा बराबर लिमिट, ये LIM को लिमिट बोलते हैं, सीमा बोलते हैं हिंदी में। जो मैथ वाले बच्चे होंगे उसको डिटेल में जानते होंगे। डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो यहाँ पे डेल्टा टी करके मैंने 0 बनाया हुआ है, इसका मतलब टाइम 0 की तरफ है। 0 क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसका मतलब टाइम क्या है, बहुत छोटा है, समय अंतराल नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पे। और जब टाइम बहुत छोटा होता है तो इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इंस्टेंटेनियस INST आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, देखो अब इसको अगर मैं हटाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं DQ अपॉन का DT। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर आई इंस्टेंटेनियस बराबर DQ अपॉन का DT। और आप लोग जानते होंगे ये D बाई DT लिखा हुआ है, उधर बाहर क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन। मतलब अगर हमको कहीं पर क्या दे देगा, आवेश दे देगा, क्या दे देगा, आवेश दे देगा और धारा निकालेगा, या मतलब धारा पूछेगा, आवेश देगा धारा पूछेगा, तो हम लोग उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो, मेरा मतलब कि अगर हमको धारा दे दे और आवेश निकालना हो जाए तो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, इसी का जस्ट उल्टा। अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन। तो जब ये भाई साहब उल्टा चल रहे हैं, आवेश देके धारा पूछे, मैंने अवकलन कर दिया, इन्होंने कहा नहीं मैं धारा देके आवेश पूछूंगा, मैंने कहा पूछ लो, मैंने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, है ना। तो आई होप समाकलन और अवकलन आप लोगों को आता होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। चलो बात की बात है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि धारा हमारे पास दो प्रकार की, एक होती औसत धारा, औसत धारा में एक समय अंतराल दिया जाता है, और एक होती हमारे पास तात्क्षणिक धारा, यहाँ पे समय अंतराल नहीं होता है, यहाँ पर प्रॉपर कोई टाइम होता है, प्रॉपर कोई समय होता है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग सवाल लगा लेंगे, तो ये जो टॉपिक हमारा एकदम मस्त क्लियर और समझ में हमको आ जाएगा। चलिए आइए सवाल को हम जरा देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सवाल लिखा है, देखिए, एक तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है आई बराबर क्यू अपॉन टी, है ना। तो उस पे मैंने सवाल आपको नहीं लगवाया, क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि आप भी जानते हो वो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, और उस पे लगभग सभी बच्चे सवाल लगा लेंगे, लगभग सब लगा लेंगे। शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जो नहीं लगा पाएगा, और जो नहीं लगा पाएगा फिर उसे इंटर पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको लगवाया। तो ये आपके यहाँ पे जो टाइप है, ये वाला इंपॉर्टेंट टाइप है ना। आपको इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन पे आपको औसत धारा क्या होगी, तात्क्षणिक धारा क्या होगी, तो इनको हमको निकालना है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक सवाल लिखा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कह रहा है, यदि किसी चालक तार से Q बराबर 3t² प्लस 2t कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब कोई चालक तार है, वहां से आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो अगर आवेश प्रवाहित होगा तो सिंपल सी बात है, धारा निकलेगी। अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश गति कर रहा है, आवेश चल रहा है दिशा में, तो क्या प्रवाहित होगी, धारा। लेकिन ये शर्त दे रहा है, कह रहा है धारा को तो मान बताओ, लेकिन t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड तक, t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड तक धारा का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। इसका मतलब जो पहला वाला हमारे पास सवाल है भैया, इसमें हमको कौन सी धारा निकालनी है, इसमें हमको औसत धारा निकालनी है। ओके सर। और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे आती है सेकंड वाले में। तो अगर आप सेकंड वाले को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है t बराबर 4 सेकेंड पर, इसमें क्या बोलता है 2 से 3 तक, यहाँ बोल रहा है 4 पर, मतलब खास समय पर। और जब खास समय पर आता है तो इसका मतलब यहाँ पे हम किस धारा के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बहुत प्यार से और आराम से तात्क्षणिक धारा के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने आज ही क्लास में पढ़ा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात हम इसमें पहला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और ये हमारे पास आज का क्लास का सवाल नंबर 1 है, ठीक है। यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, हमें क्या बताया था आपको कि
आई एवरेज मतलब कि औसत धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, Q2 माइनस का Q1 अपॉन का T2 माइनस का T1, वही डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो हमें यहाँ पे T2 का मान कितना है, 3 सेकेंड है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ T1 और इसको बोल सकता हूँ T2। तो T2 का मान 3 है और T1 का मान 1 है, सॉरी 2 है। अब हमें क्या करना है, हमें Q2 Q1 का मान नहीं पता, तो इसका मतलब कि इस पूरे सवाल में जो हमारा मेन मकसद होने वाला है वो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है Q1 और Q2 को निकालना। तो चलिए हम लोग ध्यान से इसको भी समझ लेते हैं जरा कि कैसे हम लोग Q1 और Q2 को निकाल सकते हैं। ठीक बात है, इधर थोड़ा साइड में करके, है ना। चलिए तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूं, शायद ये थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, अभी शायद ठीक ही होगा, मान लो। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आज तो पहले हम Q2 का मतलब कि दूसरे समय पर आवेश का मान कितना है, और Q1 का मतलब पहले समय पर आवेश का मान कितना है। तो जब हम बात करेंगे Q2 के बारे में, इसका मतलब कि Q2 का मतलब T2 पर, Q2 का मतलब T2 पर। तो चलिए जो हमारे पास समीकरण दिया जाता है वहां पे हम T2 का मान रखें, क्योंकि हमें Q2 निकालना है। तो Q2 बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि T2 बराबर या T बराबर कितना रखने पर, 2, कितना है, 3 सेकेंड है, तो मैंने यहाँ पर रखा 3 सेकेंड पर। तो देखो, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे T है वहाँ पे आपको 3 रखना है, तो ये 3 तो पहले से ही है, और T लिखा है तो T का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस पे, तो 3 का ये स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और इंटू T लिखा है तो T का मान कितना हमारे पास 3, तो मैंने यहाँ पे इसको 3 लिख दिया। अब जब हम लोग Q को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो Q2 का मान हमारे पास देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 27 3 30 और 30 3 33। तो कुल मिला करके जो Q2 का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 33 कूलाम। तो ये हमारे पास Q2 का मान आ गया। सेम इसी तरीके से Q1 का मान निकाल लो आप। जब हम Q1 का मान निकालेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा Q1 मतलब कि T1 पर, Q1 का मतलब क्या हो जाएगा, T1 पर, और हमको पता है कि T1 बराबर कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 सेकेंड है, तो मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड लिख लिया। अब देखो Q1 का मान अगर मैं निकालूंगा तो Q1 बराबर, अब देखो जहाँ जहाँ पे T में हमने 3 रखा था वहाँ पे अब की बार हम लोग 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रखोगे तो 3 तो पहले से लिखा है, और 2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और प्लस का 2 और T की जगह पर फिर 2 रख दो, तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा Q1 बराबर, देखो बाबू साहब 2 दूनी 4, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे हमारे पास ये 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 12 4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे Q1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 कूलाम। तो मतलब कि पहले टाइम पर, पहले समय पर उसमें से 16 कूलाम आवेश गुजरता है, और कुछ समय बाद मतलब 3 सेकेंड पर हमारे पास वहां से 33 कूलाम आवेश गुजरता है। लेकिन हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें तो नेट चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा आई एवरेज इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अब देखो Q2 का मान हमारे पास कितना है, 33, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 33, माइनस Q1 का मान हमारे पास कितना है, 16, तो मैंने लिख दिया 16, अपॉन में T2 माइनस T1, T2 का मान 3, T1 का मान 2, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो 13 में 6 जाके कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 6 13 होता है। यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 17/8, मतलब 17/1। कहने का मतलब जो आई एवरेज आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 17 एम्पीयर आएगी धारा। मतलब कि यहाँ पे जो औसत धारा उस चालक तार में बह रही है उसका मान कितना है, 17 एम्पीयर है। ठीक बात है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने एक पार्ट लगा दिया, इसी साइड में मैं इसका दूसरा पार्ट लगा देता हूं। ठीक है, चलिए आराम से बढ़िया मस्त तरीके से आप लोग बैठ करके कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना, क्योंकि ऐसे फिजिक्स से ऐसे सुनने से तो चीजें होनी नहीं है। आपको भी मेरे साथ साथ में सवाल लगाना चाहिए, मेरे साथ साथ में लिखना चाहिए, जो मैं बोलूँ उसे आपको करना चाहिए, है ना, ताकि आप लोग सुधरें और आगे बढ़ें, है ना भाई। तो लाइन थोड़ी तिरछी हो रही है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास, अब मैं यहाँ पे तुम्हारी बात आ गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पहला सवाल। अब हम इसी में दूसरा सवाल हमारे पास बात आ रही है। दूसरे सवाल का मतलब हमें तात्क्षणिक धारा निकालना, और हम लोग जानते हैं तात्क्षणिक धारा मतलब कि आई
और उसके बाद INST मतलब I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है भैया DQ अपॉन का DT। क्या होता है DQ अपॉन का DT। देखो वहां पे फॉर्मूले मैंने दो लिखे थे आपको समझाने, लेकिन हमारे पास जो फ्रेश फार्मूला होता है ये होता है, इसका फ्रेश फार्मूला ये होता है, तुम लोग डायरेक्ट इसको यूज करें, किसी को यूज करो, आना आपको यहीं पे है DQ। अब देखो D/dt तो D/dt मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद अब Q की वैल्यू रखो, Q का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास 3t² और प्लस कितना है 2t, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जब लिखा I और उसके बाद INST मतलब इंस्टेंटेनियस बराबर, तो यहाँ पे देखो, अब देखो जैसे अगर ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी होती है तो उसका मतलब गुणा होता है भैया जी। जैसे मान लो हमने लिखा 2 और मैंने यहाँ लिखा 3, तो इसका मतलब इसका गुणा होगा। तो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर कुछ होती है तो उसका गुणा होता है, मतलब ब्रैकेट का मतलब है गुणा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रैकेट के जो बाहर है ब्रैकेट के जो अंदर है उसका क्या होगा, गुणा होगा। तो D/dt का एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारे पास बन जाएगा D/dt और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3t² और प्लस D/dt और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2t। और अगर आपको अवकलन करना नहीं आता है तब तो भैया बहुत गड़बड़ बात है अभी के लिए, है ना। हाँ तो याद रखिएगा आपको अवकलन करना आना चाहिए। तो अवकलन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि अचर पद है, और t² का अवकलन क्या हो जाएगा, तो घात आगे आती है तो t² का अवकलन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और प्लस का 2t का अवकलन क्या होगा सिर्फ 2 होगा, क्योंकि t में से 1 घटाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। अवकलन नहीं आता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये हो गया INST इज इक्वल टू, देखो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है INST इज इक्वल टू, देखो भैया जी t का मान हमारे पास कितना है, बोल रहा है t बराबर 4 सेकेंड पर, तो अब यहाँ पे हम 4 रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 गुणे का 2 गुणे का 4 और प्लस का 2, चलो सॉल्व करो। तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 2 26, फिर चेक कर लो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 2 26। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो नेट करंट आ रहा है मेरे पास 4 सेकेंड पर वो आ रहा है 26 एम्पियर, और ये आपका हो जाएगा I इंस्टेंटेनियस मतलब कि तात्क्षणिक धारा हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास औसत धारा हो गई, ये हमारे पास तात्क्षणिक धारा हो गई। चलिए अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा करके समझा देता हूं। देखो भैया जी अगर हमारे पास कहीं पर हमको अवकलन करना होता है, अगर कोई पद लिखा है x और उसकी घात में क्या लिखा है n, जहां पे n का मतलब कोई संख्या है और x का मतलब कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, और अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D/dx। याद रखिएगा अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे z होगा तो यहाँ पर भी z आएगा। तो जैसे यहाँ पे t था तो देखो यहाँ पे t आया था। अच्छा अगर इस रूप में कोई चीज लिखा होता है तो ये इसका सूत्र बनता है, घात n है, घात आगे आ जाएगी तो हो जाएगा n, और जो x है उसको लिख करके फिर घात में से घटा देना तो n-1। चलो इसका एक एग्जाम्पल कर लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास है x की पावर 4, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा D/dx। इसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो 4 आगे आएगा, देखो घात कहाँ आती है आगे, और जो घात होती है उसमें से घट जाएगा, मतलब 4 - 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, 3 को मैंने आगे कर लिया, 3 तो अचर पद है, अचर पद तो आगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है, 3 से यहाँ पे और 2 से कोई मतलब नहीं है। t² को जब करेंगे तो 2 आगे आ गया और t, और फिर जब 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, पावर में 1 बचेगा, और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे पावर हमारे पास t की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 में से 1 जाएगा, और जब 1 में से 1 जाएगा तो उसका मतलब पावर 0 बचेगी, और किसी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा करके सॉल्व कर दिया। ठीक है चलिए, तो ये एक सवाल मैंने लगाया है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं और फिर अगर मुझे लगेगा तो आपको दे देंगे। चलो कह रहा है कि यदि किसी चालक तार से Q बराबर t² + 3t + 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वही चीज की किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड तक धारा का मान क्या होगा, मतलब कि औसत धारा निकालना है, और t बराबर 3 सेकेंड पर धारा का मान क्या होगा, मतलब तात्क्षणिक धारा निकालना है। तो जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किया सेम टू सेम ये भी चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज करंट और यहाँ पे हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो ये चीज आपको करना है, ये आपका होमवर्क है मान लो, ठीक है। तो इसको आपको एज अ होमवर्क करना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल आता है ग्राफ के ऊपर आता है।
ये भी बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। अच्छा, ग्राफ में क्या क्या दिया है देखो, तो वहां पे हमारे पास ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। वाई अक्ष में हमें क्या दिया है, आई, आई मतलब एम्पियर में धारा दी है, और एक्स अक्ष में क्या दिया, टाइम, वो भी किसमें, सेकंड में दिया है। हमसे बोल रहा है कि इस ग्राफ को यूज करते हुए बोल रहा है दिए गए आई दिए गए आई टी ग्राफ के लिए t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 20 सेकेंड तक आवेश की मात्रा बताइए, मतलब कितना आवेश होगा। कहने का मतलब मुझे आवेश निकालना है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, ऐसा सवाल आगे मैंने ऑलरेडी किया है, वो आपको लगाना, लेकिन पहले आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर यहाँ पे देखो, मैं बहुत अच्छी बात बताने चल रहा हूं आपको, अगर कहीं पर हमको क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा, कहीं पर, सिर्फ यहीं पर नहीं, कहीं पर भी देगा ग्राफ, तो हमेशा याद रखिए ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ में हम लोग दो चीजें निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी भी ग्राफ में हम लोग दो चीजें निकालते हैं, और वो कौन सी दो चीजें हैं, एकदम आराम सुनिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं और बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं आपको। हाँ, तो बढ़िया से मजे लेके एकदम मस्त चिल होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ग्राफ में दो चीजें निकाली जाती हैं, जैसे यहाँ पे बोला ना, आवेश की मात्रा बताओ, मान लो धारा दे देते, धारा दिया है, आवेश पूछ लिया, आवेश दे के धारा पूछ लेता तो इसीलिए तो समझिए ध्यान से, अगर कोई ग्राफ होता है तो ग्राफ हमेशा हमको दो चीजें देता है। एक तो हमें ग्राफ क्या देता है, ग्राफ से परिबद्ध क्षेत्रफल, ग्राफ से परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब कि जो ग्राफ बना होगा, ये हमारे पास ग्राफ है, वक्र है, जो ग्राफ बना होगा उसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ सकता है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस होगा, इन दोनों को आपस में क्या करा देना, गुणा करा देना, और अगर वाई में जो राशि होगी, एक्स में जो राशि होगी, उसको गुणा कराओगे तो एक कोई नई राशि आपको देगा, और जो नई राशि देगा वही आपका मान हो जाएगा। ग्राफ में एक तो ये तरीके पे हम लोग चलते हैं, या ग्राफ में एक होता है हमारे पास स्लोप, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढाल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक ग्राफ वाला, ये 11 का, और हम लोग 11 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट आपको नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो 11 को नहीं पढ़ता है ना। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग एरिया निकालने के लिए वाई अक्ष को और एक्स अक्ष का गुणा कर देते हैं तो एरिया निकाल आता है, उसी प्रकार से अगर हमें ढाल निकालना है तो गुणा नहीं भाग करना पड़ेगा। जैसे y को x से गुणा करते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y अक्ष को x अक्ष से भाग करेंगे, और जब भाग करते हैं तो ढाल निकलती है, गुणा करते हैं तो एरिया निकलता है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों से आपको कोई ना कोई मान मिले, जरूरी नहीं है कि दोनों से आप कोई ना कोई मान मिले। जैसे इस सवाल में आते हैं, इस सवाल में बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक सवाल दिया गया है, कह रहा है इसमें क्या निकालो, आवेश की मात्रा निकालो, आवेश की मात्रा। चलो देख लेते हैं। हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो हम ये देख पाते हैं कि अगर हम यहाँ पे धारा का सूत्र लगाते हैं, धारा का सूत्र हमारे पास होता है I बराबर Q अपॉन का T। हाँ सर, बात सही है। हमें क्या निकालना है, आवेश, तो आवेश का मतलब Q और बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू का T हो जाएगा। एक सेकेंड जरा देखो ध्यान से मेरे भाई लोग, मैंने क्या बोला आपको कि अगर कहीं पर ग्राफ दिया होगा तो उसका मैं एरिया निकाल सकता हूं। देखो ये क्या लिखा है, ग्राफ से परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब कि जो ग्राफ बना है उसका क्षेत्रफल, और यहां मैंने क्या लिखा है, ढाल। तो परिबद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए वाई अक्ष एक्स अक्ष का गुणा कर दो। तो मैं देख रहा हूं वाई अक्ष पे कौन है, धारा है, चलो ठीक है धारा है। एक्स अक्ष पे कौन है, टाइम है, तो मैंने टाइम रख दिया। इसका मतलब कि जो धारा और समय का मान हमको दिया गया है, अगर उनका मैं गुणा कर दूंगा तो हमको क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। अच्छा सर ढाल निकालिए, तो ढाल निकाल लो। ढाल का मतलब क्या हुआ, ऊपर अगर मैं रखूंगा आई, क्योंकि वाई अक्ष में आई है और एक्स अक्ष में क्या टाइम, तो आई अपॉन टी है, आई अपॉन टी। आई अपॉन टी कोई सूत्र नहीं होता। इसका मतलब कि इस ग्राफ का जो ढाल होगा हमें कुछ भी नहीं देगा। जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ में हो ऐसा ना, तो किसी किसी का ढाल कुछ नहीं देगा, किसी किसी के परिबद्ध क्षेत्रफल कुछ नहीं देगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलो तो यहां पे हम देखते हैं कि देखो, अच्छा ये कह रहा है कि कहां से कहां तक, 0 से 20 सेकेंड तक, मतलब यहां से यहां तक। तो टाइम कितना है हमारे पास, 20 है, तो मैंने यहां पे टाइम को कितना रख दिया, 20 रख दिया। फिर कह रहा है धारा का मान 10, तो आप देखो जब यहां से ये था मान गिरता है तो धारा का मान यहां पे कितना होता है हमारे पास, मैक्सिमम मान 10 होता है, तो इसका मतलब यहां पे कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन हमने यहां पे क्या लिखा था,
परिबद्ध क्षेत्रफल, लेकिन ये तो इसका क्षेत्रफल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और आप लोग जानते हो, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक समकोण त्रिभुज। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और आपको पता होगा कि किसी समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, बताओ जरा से। तो किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास भैया, ये होता है 1/2 इंटू आधार और इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या लिख रहा हूँ, ऊर्जा लिख रहा हूँ। हाँ, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, मतलब कि 1/2 गुणे बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। आई होप इतनी मेरी बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, सुनना, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इतने ही भाग का तो एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ से यहीं तक तो समकोण त्रिभुज है। तो भैया जितना ये मान है उतना वो मान है, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब इस वाले के एरिया को मैं बोल सकता हूँ A1 और इस वाले के एरिया को बोल सकता हूँ A2। आई होप। अब देखो यहां से यहां तक इसका आधार कितना है, 5 है, इसकी लंबाई कितनी है, 10 है, तो ये इसका आधार, ये इसकी ऊंचाई, मतलब कि 5 और 10। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो जी, एरिया निकालते हैं। एरिया तो पहले A1 का मान निकालेंगे। तो जब A1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 बराबर हमारे पास आ जाएगा कि मतलब उसका एरिया, तो मतलब कि 1/2 इंटू बेस का मतलब आधार, तो बेस इंटू हाइट, HEIGHT, हाइट मतलब ऊंचाई। चलिए जी देखो 1/2, बेस हमारे पास कितना है यहाँ पे 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। हाइट हमारे पास कितनी यहाँ पे 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया। सॉल्व कर दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 पचम कितना हो जाएगा, 5 पचम हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 का मान आ जाएगा। ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया उसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अच्छा दूसरे में जब मैं यहाँ पे A2 का मान निकालूंगा तो A2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, A2 का मतलब की बार वो वाला मान रखेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान रखेंगे। क्यों, क्योंकि इतना एरिया हमने निकाल लिया, इतना एरिया बचा है, तो यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 20 है, मतलब इसके बीच कितने का अंतर हुआ, यहाँ पे हमारे पास 15 हुआ। भैया 5 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। इसका मतलब यहाँ बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना बनेगा 15, और हाइट तो अभी भी इसकी वही रहेगी, तो हाइट कितनी हमारे पास 10 है। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 15 पचे 75, तो A2 का हमारे मान कितना आया, 75 आया। कितना आया, 75 आया मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो यही हमारे पास क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी, मतलब कि A बराबर A1 प्लस का A2। चलिए A1 का मान कितना है हमारे पास 25 है, A2 का मान हमारे पास कितना है 75 है। इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व 5 5 10 के 0, हासिल लाइन 1 7 2 9 1 10, तो कहने का मतलब कितना है 100। अभी जो 100 आया है ना भैया, अब ये हमारे पास धारा नहीं होगा, सॉरी ये क्षेत्रफल नहीं होगा, ये अब क्या बन जाएगा हमारे लिए, धारा बन जाएगी। तो मतलब धारा कितनी आ गई 100 एम्पियर। अगर इसका फ्रेश लिखूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो I बराबर 100 एम्पियर। सर कैसे 100 एम्पियर हो गया, नहीं समझ में आया। देखो मैंने क्या बोला कि इसको हमको क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया का मतलब y गुणे x। तो यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई तो है, लेकिन लंबाई में कौन है धारा, चौड़ाई में कौन है आवेश। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मुझे कहीं पर क्या नाम से सॉरी यहाँ पे आवेश आएगा, है ना, तो हम लोग आवेश का मान निकाल रहे थे, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई भैया जी। यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, आवेश का। हट जाओ भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे होल, तो क्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब वही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 कूलाम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, देखो हमने क्या देखा यहाँ पे कि Q बराबर IT, तो मैंने I का मान रखा, फिर मैंने T का मान रखा, सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास 100 कूलाम आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं I और T का गुणा करूंगा, मतलब क्षेत्रफल निकालूंगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो IT हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास कह रहा है दिए गए IT, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा से, यहाँ पे IT नहीं होगा, यहाँ पे QT होगा, क्योंकि यहाँ पे की बार Q और T दिया गया। कह रहा है दिए गए QT ग्राफ के लिए T बराबर 0 से T बराबर 10 सेकेंड पर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। अब की देखो, अब की धारा का मान पूछ लिया। चलो तो धारा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ।
ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है हमारे पास आई बराबर क्यू अपॉन का टी हो गया। अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने एक बात पीछे आपको क्या बताई कि हमारे पास कोई भी ग्राफ होगा तो उस ग्राफ में हम लोग दो चीजें निकालते हैं। एक तो ग्राफ से परिबद्ध क्षेत्रफल, मतलब कि वाई एच एक्स अक्ष का गुणा करेंगे क्षेत्रफल आएगा। दूसरा, ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, और जरूरी नहीं है कि हर जगह पर स्लोप कोई न दे, मतलब कुछ न दे। जैसे पिछले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे स्लोप निकालने कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एरिया निकाला था। लेकिन यहाँ पे हमें एरिया निकालने से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ढाल निकालने के लिए स्लोप का मतलब वाई अक्ष में जो रहता है एक्स अक्ष में जो रहता है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, स्लोप बराबर वाई अपॉन एक्स। तो वाई हमारे पास क्या है, आवेश है, और एक्स में हमारे पास क्या है, समय है। ठीक है, तो ये चीजें तो जैसे हमने वहां पर किया था वैसे आप लोग अब यहां पे करेंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कह रहा है दिए गए आईटी ग्राफ के लिए t बराबर 0 से t बराबर 30 सेकेंड तक आवेश की मात्रा निकालना है। भैया जी बहुत सिंपल है, ये 30 हुआ, ये 15 हुआ, इसका मान निकाल दीजिएगा। एक प्रकार का आयत है ये, है ना। तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो भी आएगा 15 × 45 450 के आसपास आंसर आएगा। चलिए भाई, हाँ अब यहां पे हमें एक चीज और सुनना है ध्यान से। देखो यहां मैंने क्या बोला कि यदि किसी सवाल में धारा का मान दे दे और आवेश का मान पूछ ले, धारा का मान दे करके आवेश का मान पूछ लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसका क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। अब देखो जैसे हमने पिछली कई जगहों पे देखा कि हमें क्या देता है, आवेश, क्या देता है, आवेश, और हमसे क्या पूछता है, धारा। तो हमने वहां पे क्या किया था, अवकलन किया था। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे आप लोग, जब हमको आवेश देता है, क्या देता है, आवेश दिया था। देखो यहाँ पे हमें आवेश का मान दिया था, धारा का मान पूछा था, आवेश का मान दिया था, धारा का मान पूछा था, तो हमने क्या कर दिया था, अवकलन। क्या कर दिया था, अवकलन कर दिया था। उसी में जब हम लोग अब यहाँ पर पहुंचेंगे, जरा यहाँ पे आप लोग देख लो, जब आवेश देगा, धारा पूछेगा, तो इसका मतलब क्या करना है, उसका हमको अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। लेकिन 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 अगर हमको क्या दे दे, धारा दे दे, मैंने पीछे भी आपको बताया ये, अगर धारा दे के क्या पूछ ले, आवेश पूछ लेगा, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया जी, समाकलन करना पड़ेगा। मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, सवालों का सवाल लगाते हैं हम लोग। हाँ सवाल दिया है, कह रहा है कि देखो यदि किसी चालक तार से I बराबर 3t² + 2t + 2 एम्पियर, मतलब ये धारा का मान दिया है, प्रवाहित हो रही है, तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक प्रवाहित आवेश का मान बताओ। धारा का नहीं, आवेश का। तो यहाँ पे धारा देके आवेश पूछ लिया। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, आवेश दिया था, धारा पूछा था। तो इसका हम लोग उल्टा करेंगे, वहां पे अवकलन, यहाँ पे समाकलन। देखो बनता कैसे है, चलो पीछे वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ सूत्र कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमको पता है, इंपॉर्टेंट बात में देखो, हम सूत्र क्या जानते हैं, I बराबर हमारे पास एक सूत्र होता है dq अपॉन का dt, है ना। ये तो आप सब लोग जानते हो, I बराबर क्या होता है, dq अपॉन का dt। तो मैंने dt को इधर भेज दिया, जब मैं इधर भेजूंगा तो हो जाएगा हमारे पास I × dt, और बराबर क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास dq, क्या बनेगा dq। फिर मैंने क्या कर दिया, मुझे तो पूरा आवेश चाहिए, ये d लगाए क्यों के आगे। तो जब फिजिक्स में कहीं पर d लग जाता है किसी भी चीज के आगे, तो इसका मतलब वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब मैं बात तो आवेश की कर रहा हूं, लेकिन छोटे आवेश की। और हम लोग छोटा आवेश क्यों लें, हमें चाहिए पूरा आवेश। तो पूरा निकालने के लिए समाकलन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, दोनों पक्षों का समाकलन। हाँ तो मैंने किया यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चलो देखते हैं यहाँ पे जरा ध्यान से, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन I × dt बराबर समाकलन, ये क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। समाकलन का मतलब जोड़ना, छोटा 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 मान जोड़ोगे तो पूरा मान निकल के आ जाएगा।
छोटा छोटा मान जोड़ोगे तो पूरा मान तुम्हारे पास मान लो एक झोरा सिक्का है 2-2 रुपए के किसी भी रुपए, और तुम सभी को क्या कर दो जोड़ोगे तो तुमको पूरा पैसा मिल जाएगा ना, कितना पैसा है। इसीलिए छोटे छोटे आवेश को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो पूरा आवेश मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जब पूरा आवेश मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यों, और यहाँ पे क्या बनेगा, समाकलन आई इंटू क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज आता है। ठीक है, तो आवेश निकालने के लिए अगर धारा दिया, धारा का समाकलन कर दो, ठीक है सापेक्ष, बात खत्म। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि यदि किसी चालक तार में इतना इतना दिया तो इतना इतना निकालो। देखो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। देखो हमको क्या दिया, धारा दिया है, और जस्ट अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं कि क्यू का मान निकालने के लिए धारा का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यही तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर मुझे कहीं पर क्यू का मान निकालना है, धारा का मान समाकलन कर देना पड़ेगा। अब देखो समाकलन है तो समाकलन चिन्ह लगाओ। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 3t² प्लस का 2t प्लस का 2, और उसके बाद यहाँ पे dt तो लगाइए, तो यहाँ पे क्या लग गया, dt। मैंने क्या किया है, यहाँ पे i की जगह पे ये i का मान रखा है और कुछ नहीं किया है ना। अब देखो ब्रैकेट के बाहर समाकलन का अंदर गुणा होगा और उधर से dt का भी गुणा होगा। ठीक है, तो सब में dt और सब में समाकलन आ जाएगा। क्यों? अब देखो इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा समाकलन 3t² इंटू का dt प्लस समाकलन यहाँ पे 2t इंटू का dt प्लस समाकलन यहाँ पे 2 इंटू का क्या आएगा, सिर्फ dt आएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे हमको एक चीज और दिक्कत है, हमको बोल रहा है 0 से लेके 2 सेकेंड तक, तो ये इसकी क्या है, इसकी लिमिट है। मतलब कि इसकी लिमिट हम लोग कहाँ से लगाएंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2 तक। ठीक है, इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। जो ऊपर लिखा होता है अपर लिमिट, जो नीचे लिखा होता है लोअर लिमिट। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर करते सेम यहाँ पर, क्या अचर पद अवकलन में क्या होता है, बाहर, समाकलन में बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 बाहर, और यहाँ पे देखो हम t² का क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। चलिए अच्छा ठीक है, एक बार लिखें, बड़ा हो जाएगा, लिख दें कि ना लिखें, चलो अच्छा थोड़ा सा और शॉर्ट में कर देते हैं, लेकिन मतलब लिख देंगे पर शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 को किया बाहर, और यहाँ पे हमारे पास अब क्या बना, यहाँ पे समाकलन 0 से लेके 2 तक, और ये बनेगा t² इंटू का dt। देखो 3 एक संख्या है, बाहर चली गई, प्लस का 2 बाहर जाएगा, तो यहाँ बनेगा 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पर बनेगा t इंटू का dt। ये 2 एक संख्या है, बाहर जाएगी, जब संख्या बाहर जाएगी तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो छोड़ दो, कुछ मत लिखो, और यहाँ पे लिख दो dt, और यहाँ पे क्या लिख दो 0 से लेके 2 तक, या यहाँ पे लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। जब हम लोग आगे आते हैं देखो क्या होगा, अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे। अब देखो समाकलन कैसे होता है, जैसे कि मैंने x का पावर n का आपको अवकलन बताया था, nx की पावर n-1, उसी प्रकार से x की पावर n का जो हमारे पास समाकलन होता है, अगर यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास dx लिखा हुआ है, तो इसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n+1। जो वहां पर होता था यहाँ पे उसका उल्टा, वहां पे घटता था। क्यों? क्योंकि अवकलन का मतलब घटाना, यहाँ पे जुड़ रहा है क्योंकि समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। चलो तो ये हमारे पास सवाल दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा q बराबर, अब देखो ध्यान से, t² का समाकलन क्या हो जाएगा, t³, क्योंकि घात में देखो एक जुड़ेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा t³ और अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, और 3 तो बाहर लिखा ही है, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा करके जो लिमिट लगी होगी, नीचे लिमिट 0, ऊपर लिमिट क्या है 2 है, और फिर प्लस लगाएंगे, और उसके बाद 2 बाहर लिखा हुआ है, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, और t का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा t² अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक, और उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर ये बनेगा। और देखो अब यहाँ पे 1 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसका समाकलन t होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा t आएगा, और 0 से लेके 2 तक। ठीक बात है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये अचर पद बाहर जाएगा, तो ये अचर पद बाहर जाके 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर बनेगा हमारे पास t³, और यहाँ पे बनेगा 0 से लेकर के 2 तक, प्लस यहाँ पर बनेगा हमारे पास t², और ये बनेगा 0 से लेके 2 तक, ये बनेगा 2, और यहाँ पे जो हम t तो t रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास t, और 0 से लेके 2 तक। थोड़ा से
सवाल है। लेकिन अभी तो आप रखो कि इंटर में भी तो आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्यू, तो क्यू बराबर, अब देखो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट और बीच में माइनस लगता है। तो यहाँ पे टी की जगह पर एक बार 2 रखोगे, तो जब 2 रखोगे 2 का घात 3 करोगे क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और माइनस क्या बनेगा, 0 बनेगा प्लस का। अब यहाँ पे टी का जगह पे 2 रखो, 2 दूनी कितना होगा 4 और माइनस क्या बनेगा 0 बनेगा। यहाँ पे रखोगे 2 तो रहेगा पहले ही, और उसके बाद टी की जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे 0, लेकिन बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, 2 माइनस 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा देखिए ध्यान से, ये 8 ये 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 8 और 8 8 16। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 16 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। हाँ समझ में आया भैया जी, 16 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है इस चालक तार में। मतलब जहां पे धारा जा रही है वहां पे कितने कूलाम आवेश है, 16 कूलाम आवेश है। मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल से मैंने समाकलन किया है। अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं समाकलन अवकलन पूरा पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो भी और भी टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने पढ़ाया भी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो आपको समाकलन आना चाहिए, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे एक सवाल और आता है, कह रहा है यदि किसी चालक तार से I बराबर 9t² प्लस 40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा। नहीं बताऊंगा, है ना। धारा का मान दिया है, आवेश का मान पूछा है, समाकलन करना पड़ेगा, आपका काम है। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल और दिया है, ठीक है, धारा घनत्व दिया है। तो अब हम लोग यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट करने आज की क्लास का, ठीक है। चलिए तो आ जाओ भैया जी, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने धारा को पढ़ लिया, धारा के प्रकार को पढ़ लिया, धारा के प्रकार पर हमने सवाल को पढ़ लिया, ग्राफ पे सवाल हमने पढ़ लिया। हमें आवेश देगा, धारा पूछेगा, अवकलन करके धारा का मान निकाल लिया, धारा देगा, आवेश पूछेगा, समाकलन करके हमने धारा का मान निकाल लिया। मतलब हर तरीके से हमने धारा को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में। तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ में आप हिंट डाल सकते हैं अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, धारा घनत्व। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है आज में यहाँ पे ये धारा घनत्व, जिसको भैया जी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। हाँ, तो इसकी इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है हमारे पास करंट डेंसिटी, जिसका मतलब होता है हिंदी में धारा घनत्व। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम लोग समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है। धारा घनत्व क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुगमन वेग क्या होता है, तो इनके बीच में संबंध क्या होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए, ठीक है। अब यहाँ से जो आपकी जर्नी होने वाली है वो एकदम बढ़िया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन करने वाले टॉपिक, मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे टॉपिक होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान चीजों को पढ़ना है। धारा घनत्व तो क्या होता है, चलो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं तो मेरे पास परिभाषा क्या आती है कि किसी चालक तार के किसी बिंदु के ऊपर नहीं जाना है भाई, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा को प्रवाहित आवेश की मात्रा नहीं, प्रवाहित धारा, ठीक है। यहाँ पे हम धारा को ही लेके इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रवाहित धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है, प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। मैंने क्या लिखा परिभाषा कि यदि किसी चालक तार के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रवाहित धारा।
अब सवाल आता है कि मैं टॉपिक पढ़ क्यों रहा हूं, जबकि हमने धारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो धारा घनत्व पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक चालक तार है, जैसे मान लो ये पेन हमारे पास स्टाइलिश हमारा ये कोई चालक तार है, अगर कोई चालक तार कहीं पर पतला कहीं पर मोटा, कहीं पर पतला कहीं पर मोटा, तो उन्होंने जब इसमें धारा लगाया तो उन्होंने देखा यार कि यहाँ पे जो धारा जा रही है वो तो ठीक है, यहाँ मैंने 5 एम्पीयर की धारा लगाई और हमको यहाँ पे 5 एम्पीयर की धारा प्राप्त हो गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार इस बिंदु पर अगर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन कितने गुजर रहे हैं या धारा जा कैसे रही है, तो उन्होंने देखा कि एकांक बिंदु पर दो धारा का मान यहाँ पे अलग है और यहाँ पे जो एकांक बिंदु पर धारा का मान है वो अलग है, और उसी एकांक बिंदु पर जो किसी क्षेत्रफल धारा गुजरती है, एकांक बिंदु पर क्षेत्रफल जो धारा गुजरती है उसी को हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। क्या मैंने लिखा है, किसी चालक तार के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत भी आप लिख सकते हो, ज्यादा अगर आप किताबी भाषा में लिखना चाहें एकदम बढ़िया से, तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चलो समझते हैं इसको। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा एक हमारे पास ये तार है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा तार वाला रूपरेखा दे देता हूँ। ये हमारे पास तार हो गया। अच्छा, आपको पता होगा इसमें मैंने यहाँ पे आई करंट फ्लो किया है, तो इसका मतलब यहाँ से इसमें क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, और करंट क्या निकलेगा, आई। करंट क्या निकलेगा, आई। अच्छा, ये चालक तार है तो इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर मैं इस वाले भाग का एरिया वेक्टर निकालूंगा तो वो भी कहाँ आएगा, बाहर आएगा, मतलब कि ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। ध्यान से, परिभाषा थोड़ी सी कंसेप्चुअल है। कह रहा है कि किसी चालक तार के किसी बिंदु पर, तो ये चालक तार है उसका मैंने यहाँ पे बिंदु मान लिया, उस चालक तार के बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत। भैया जी मैं कैसे समझाऊं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कॉपी है, जैसे मान लो ये कॉपी है, अब यहाँ पे मान लो ये इसका जो तल है ना, तल, इस पे जैसे मैंने ये जैसे पेन है, तो ये पेन इस पे क्या है, लंबवत है, ये पेन इस पे क्या है, लंबवत है। तो अगर लंबवत होता है तो जितनी धारा वहां से गुजर रही होगी उसी धारा को हम लोग क्या बोल देंगे, धारा घनत्व बोल देंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है J बराबर I अपॉन का A। क्या होता है, J बराबर I अपॉन का A। लेकिन सर मान लीजिए धारा लंबवत ना गुजर रही हो, तो मतलब कि जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत ना हो तो क्या होगा, उसको समझो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यदि धारा सतह के लंबवत या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत, सब कुछ एक ही होता है पढ़ने पर, लंबवत ना हो तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं वहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से तार बनाया, लेकिन अब की बार जो तार का जो प्रोसेस है वो थोड़ा से अलग है। देखना ध्यान से, यहाँ पर भी तार है, लेकिन देखो ये तार कटा हुआ है, मतलब इसकी सतह थोड़ी सी ऊपर आ गई है। अगर सतह ऊपर आएगी तो इसका मतलब इसका एरिया इधर को जाएगा, थोड़ा ज़्यादा तिरछा हो गया, थोड़ा सीधा बना दो, इसका एरिया इधर को जाएगा, तो ये हमारे पास एरिया हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर हो गया, मतलब क्षेत्रफल सदिश हो गया। मैंने बोला कि इसमें धारा ऐसे ही जा रही थी, तो इसका मतलब धारा अगर ऐसे जाएगी तो जब धारा यहाँ पर पहुंचेगी इसका मतलब धारा ऐसे तो जाएगी, तो धारा हमारे पास क्या हो गई, आई। अब की देखो यहाँ पर धारा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में थे, तो लंबवत थे, तो मैंने बात नहीं किया। लेकिन अब की बार दोनों अलग अलग पे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा से कलाकारी करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितने कोण पे, मैंने बोला थीटा कोण पे, मतलब आई और ए के बीच का कोण कितना हमारे पास, थीटा है। सुनिएगा ध्यान से, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस क्षेत्रफल सदिश का घटक कर दिया। घटक मतलब कंपोनेंट, दो घटक होते हैं, एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। तो यहाँ पे मैंने इसका घटक किया, तो जो जिसके साथ में कोण बनाता है, जैसे इसके साथ में कोण बना रहा है ना, ए इसके साथ में कोण बना रहा है, तो जिसके साथ में कोण बनाता है उधर हमेशा क्या चलता है, कॉस थीटा। क्या चलता है, कॉस थीटा। और उसके लंबवत, जैसे ये है ना, इसके लंबवत, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एल। मतलब कि कुछ इस प्रकार से, चाहे आप नीचे को बनाओ चाहे ऊपर को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके लंबवत हो गया, यहाँ पे देखो ये लंबवत बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चलता है, साइन थीटा चलता है। लेकिन
जिसका घटक करूंगा साथ में वो भी आता है। तो मैंने ए का घटक किया तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, तो मैं इसमें से ए कॉस थीटा लूंगा कि ए साइन थीटा लूंगा? भैया जी हम यहाँ पे ए कॉस थीटा को उठाएंगे, ए साइन थीटा को नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वही क्षेत्रफल चाहिए जिस तरफ हमारी धारा जा रही हो। तो हमारी धारा उधर जा रही है तो क्षेत्रफल उधर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फिर कि अगर लंबवत नहीं होगा तो हम इसको लिखेंगे जे बराबर आई अपॉन ए। लेकिन ए कौन सा? ना तो ए वेक्टर वाला ए होगा ना ए साइन थीटा वाला। अब की बार ये वाला क्षेत्रफल लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे अपॉन ए कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके कर दूं, मान लो आई का मैं मान निकालना चाहूँ तो आई बराबर हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा? जे ए कॉस थीटा। कहो बंधु अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं आई बराबर जे वेक्टर और डॉट का ए वेक्टर, तो कोई दिक्कत है क्या? सर कैसे? अभी बताता हूं आपको। जो मैं धारा घनत्व पढ़ा रहा हूं आपको, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अभी आप मान लीजिए, अभी मैं आगे आपको उसको बताऊंगा। धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पे आई बराबर हमारे पास क्या हो गया? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मैंने कैसे कर दिया? तो जरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कर दिया। आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, दो सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा। एक सूत्र हमारे पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश गुणा। क्या बोलते हैं? अदिश गुणा। उसमें क्या होता है हमारे पास? वहां पे लिखा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक बात है। और एक होता है हमारे पास सदिश गुणा, है ना? और वहां पे हमारे पास क्या होता है? सदिश गुणा में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, यहाँ पे हमारे पास कॉस लिखा है और कॉस किस में आता है? अदिश गुणा में आता है। मतलब कि जब दो सदिश राशियों गुणा होता है तो हमको मान अदिश भी मिल सकता है, हमको मान सदिश भी मिल सकता है। अगर दो राशियों का, देखो इसके ऊपर वेक्टर लगा है, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा है, इसका मतलब दोनों सदिश राशियां हैं। अब इन दोनों सदिश राशियों का जो मान है वो अदिश गुणा के नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब जो ये क्या बता रही है धारा के बारे में, इसका मतलब धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो हम यहाँ से भी इस बात को समझ सकते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अगर यहाँ पे आप चाहो तो इसकी परिभाषा फिर से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसकी परिभाषा? देखो आप लिख सकते हो कि धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश। धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश, धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश। देखो यहाँ पे कौन सा गुणा हो रहा है? अदिश गुणा हो रहा है ना। कॉस थीटा आएगा तो अदिश गुणा। सदिश के अदिश, मैं क्या लिख रहा हूं? धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणा के, ऐसे लिख लो यहाँ पे थोड़ा और सही से, तो परिभाषा छोटी बन जाएगी। तो मैंने क्या लिखा? मैं लिखा वैद्युत धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणा के बराबर होती है। अदिश गुणा के बराबर होती है। तो ये हमारे पास यहाँ बात निकल कर जाती है। ठीक बात है। चलिए अब इसके हम लोग जरा मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मात्रक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट, है ना? चलो भाई देखते हैं मात्रक के बारे में जरा देखते हैं। मात्रक क्या होता है हमारे पास? मात्रक के लिए तो हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। तो जे बराबर आई अपॉन का ए होता है और आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास मात्रक आ जाएगा इसका एम्पियर और बटे एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर बटे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर। जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाकर ये मीटर का घाते -2 हो जाएगा। ठीक बात है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास की क्या आती है? वीमा। तो इसकी वीमा के बारे में बात करते हैं, इसकी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। वीमा का मतलब जे बराबर, हाँ भैया जी, वीमा क्या हो जाएगी हमारे पास? जे बराबर आई अपॉन ए होता है। देखो सूत्र ही एक ऐसी चीज है जो हमको मात्रक बता देगा, जो हमको वीमा बता देगा, जो हमको परिभाषा बता देगा, जो हमको सवाल लगवा देगा। तो इसलिए सूत्र सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में, है ना? आप लोग जानते भी होंगे। चलो
तो आई की विमा क्या होती है हमारे पास, ए होती है। विमा को हमेशा कौन से ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में। और ए की विमा क्या होती है हमारे पास, ए की विमा होती है हमारे पास एल, लेकिन इसका मात्रक ए का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू एल ऊपर जाके, तो एल की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास नोट पॉइंट आता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि क्या, जो हमारे पास धारा घनत्व होता है मतलब जे, वो एक प्रकार की सदिश राशि है। जे कैसी राशि है, सदिश राशि है। भैया जी अगर ये राशि सदिश है तो इसका मतलब कि इसमें दिशा भी होगा, इसमें परिमाण भी होगा। तो परिमाण तो हम लोग सूत्र से निकाल देंगे, लेकिन दिशा कहाँ होगी सर, तो याद रखिएगा जो जे की दिशा होती है, दूसरा पॉइंट इसी में, जो जे की दिशा होगी, जे की दिशा आई की दिशा में होता है। हाँ, तो जिधर धारा जाती है उधर धारा घनत्व होता है, तो आई की दिशा में होता है, आई की दिशा में होता है। चलो, अगर वैसे आप लिखोगे तो जो जे की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। जे की दिशा प्लस से कहाँ होती है, माइनस। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा भी तो कहाँ होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो जे भी कहाँ होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा, है ना। तो ये बातें हमने देखी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें और हमारे पास आती हैं, सुनिएगा ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये मान लो आपके लिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल, देखो ध्यान से। मैंने बोला चलो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक तार है, ठीक बात, और ये तार क्या है, अलग अलग जगहों पे मोटा पतला है ना। देखो यहाँ पे पतला है, यहाँ पे थोड़ा मोटा, और यहाँ पे थोड़ा और मोटा है। आप चाहो तो आगे फिर पतला मोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं पर जो तार का क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल छोटा है, यहाँ पर बात करूँगा क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अच्छा, इस वाले क्षेत्रफल को मैंने बोल दिया A1, इस वाले क्षेत्रफल को मैंने बोल दिया A2, और इस वाले क्षेत्रफल को मैंने बोल दिया A3। तो यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3। अगर मुझसे कोई बोले कि बताओ अगर मैंने इसमें धारा I प्रवाहित किया तो यहाँ पे धारा कितनी प्राप्त होगी, तो यहाँ पे धारा बाबू साहब I ही प्राप्त होगी, धारा के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझसे बोला गया धारा घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या धारा घनत्व भी सेम होगी या बदल जाएगी, तो नहीं, धारा घनत्व नहीं सेम होगी। क्यों, क्योंकि अब मैं देखता हूं कि जो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है वो होता है J बराबर का I अपॉन का A। और अगर मैं यहाँ पे धारा को नियत मान लूं और J और I के बीच में ग्राफ खींचूं, जरा देखो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा हमको, बताइए आप लोग। यहाँ पे हमारे पास A आएगा, यहाँ पे हमारे पास J आएगा, और इसके बीच ग्राफ कैसा आएगा, आयताकारती परवल। और इस ग्राफ का मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ाओगे तो एक घट जाएगा, एक को घटाओगे तो एक बढ़ जाएगा। मतलब जहां पर एरिया कम होगा वहां पे धारा घनत्व ज्यादा होगा, जहां पे धारा घनत्व कम होगा वहां पे एरिया ज्यादा होगा। कहने का मतलब इस वाले पार्ट में जो धारा घनत्व होगा उसको मैंने J1 बोल दिया, इस वाले पार्ट में धारा घनत्व J2 बोल दिया, इस वाले पार्ट में धारा घनत्व क्या होगा, J3। लेकिन इन तीनों पार्ट में धारा क्या होगी, नियत होगी, धारा घनत्व अलग अलग होगा, धारा नियत होगी। तो अगर मुझसे कोई बोले इनमें संबंध क्या है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसमें एरिया सबसे छोटा होगा। मतलब कि J1 का मान बड़ा होगा, उससे किसका मान बड़ा होगा फिर छोटा, J2 का, और सबसे कम मान किसका होगा, J3 का होगा। क्यों, अगर एरिया लिखोगे तो एरिया उल्टा लिख देना। एरिया कैसे लिखोगे, A3 का मान बड़ा होगा, A2 का एरिया छोटा है, और A1 का एरिया क्या है, देखो सबसे छोटा है। तो जिसका एरिया सबसे छोटा J उसका सबसे बड़ा, जिसका J सबसे छोटा उसका एरिया सबसे बड़ा। देखो तीसरे पॉइंट पर वहां पे हो जा रहा है, तीसरे पॉइंट पर यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बातचीत होती है, इसको आप लोग थोड़ा से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैंने J की दिशा बता दी आपको, J की दिशा धारा की दिशा में होती है। J एक सदिश राशि है, मात्रक, विमा, परिभाषा, ग्राफ, कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, तो J वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इस पे हम थोड़ा सा एक सवाल लगा लेते हैं। चलिए, तो सवाल हमारे पास कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में
तांबे का कोई तार है, उसके अनुप्रस्थ काट का ये एरिया दिया हुआ है और कह 3.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान निकालिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, न्यूमेरिकल लगाते टाइम याद रखिएगा जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे लिखा है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है एरिया दिया गया है, तो एरिया का मान हमारे पास हो गया 2 × 10⁻⁶ और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में 3.2 एम्पीयर, इसका मतलब कि ये आई की वैल्यू है, तो आई बराबर कितना हो गया हमारे पास 3.2 एम्पीयर हमको मिल गया है। फिर हमसे क्या बोल रहा है, तो धारा में प्रवाहित होता है धारा घनत्व का मान ज्ञात करो, मतलब जे का मान निकालो। तो हम लोग यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, अब जे का मान निकालेंगे। हम क्या देखते हैं कि जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जे बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जे बराबर आई अपॉन का ए। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आई का मान है वो हमारे पास कितना है, 3.2 है, और ए का मान हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁶ है। अगर मैं 2 × 10⁻⁶ को ऊपर भेज दूं तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁶ और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे ये जे बराबर चल ही रहा है। अच्छा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.6 आएगा। तो कहने का मतलब जे बराबर हमारे पास हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁶। मात्रक बोलो, मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, तो ऐसा हम लोग करते हैं। चलिए एकदम सिंपल सवाल है, आप लोग अपनी कॉपी में अपनी बुक में देख लीजिएगा और भी आप इस पर सवाल लगा सकते हो, है ना। चलिए, और हाँ एक बात मैं और सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज ना एक न्यूमेरिकल सीरीज ला दिया जाए। जैसे कि मान लो हमने यार टॉपिक पढ़ा, तो इस टॉपिक पर बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल, मतलब कि खूब सारे का मतलब एक टॉपिक पे लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल मैक्सिमम होता है, इतने में सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो हम लोग इसको देख लेंगे तो थोड़ा आसान बन जाएगा ना, चीज़ों को पढ़ना, जो न्यूमेरिकल का डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास आता है, ठीक है, देख लो एक बार सब कुछ फ्रेम है, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ जी हो रही है। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है, उसका नाम है वैद्युत चालन। क्या नाम है, वैद्युत चालन नाम है। तो इसको हम लोग जरा देखते हैं, टॉपिक का नाम है, वैसे एक समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, कल पढ़ लें क्या वैद्युत चालन को। चलो 1 घंटे 6 मिनट क्लास हो गई, थोड़ी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग वैद्युत चालन कल पढ़ेंगे। मतलब कि अगली क्लास में आप देखेंगे कि यादृच्छिक गति क्या होती है, शांतिकाल क्या होता है, वहाँ पे मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक है, और ऊष्मीय वेग क्या होता है, इसका मान कितना होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, मतलब अगली क्लास में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। और हाँ भाई, लास्ट में मैं वही बात बार बार बोलता हूँ आपसे कि आप क्लास को लेने के बाद आप अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना रिव्यू शेयर करते हो ना, तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि वास्तव में मैं बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या जो मेरा माइंडसेट है या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दिया करें, जैसा भी जो भी कमेंट रहा करेगा, हमें सारे कमेंट आपके एक्सेप्ट हैं, जो भी आपका दिल करे, जैसा आपको लगे कि हाँ सर के बारे में बोलना चाहिए, सर ऐसा कर रहे हैं, सर अच्छा कर रहे हैं, सर ये नहीं समझ में आ रहा, सर वो नहीं समझ में आ रहा, तो उसे आप मेंशन करिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आप सभी लोग पढ़ सकते हो और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल करें और पढ़ते रहें।